नमस्कार। मैं वेलकम करता हूँ हमारे जेबीसीसीआई स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी मेंबर श्रीमान शिव कुमार यादव जी का। भैया आपको हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। भैया एक चिट्ठी हम लोग को देखने को मिला है जो स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी 9 तारीख को रायपुर में होने वाली है। क्या आप जा रहे हैं उस मीटिंग में? जी हाँ, बिल्कुल जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि अब इतने सारे मामले हैं और कामगारों की इतनी सारी अपेक्षाएँ हैं, तो मैं तो ज़रूर कोशिश करूँगा कि भई कोई मीटिंग मेरे से मिस ना हो। स्टैंडर्डाइजेशन मीटिंग के बारे में चर्चा करने से पहले सबसे पहले मैं जो आलोचना करूंगा जो स्टैंडर्डाइजेशन मीटिंग बोनस को लेकर हुआ था, जिसमें आपके जो ठेकेदार मजदूर हैं, इनको बोनस देने के बाद जो हुआ, उसके बाद कई जगह दिया गया, उसके बाद मैं देखा कि आप बहुत जगह दौड़-धूप कर रहे हैं। क्या है इसका कारण? देखिए ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्टर लेबर जितने भी हैं हमारे, लाखों की संख्या में कोल इंडिया में कार्यरत हैं और इतने वर्षों से लगातार चर्चाएँ होती थी, निर्णय कुछ भी नहीं होता था। ये पहली बार ये बोनस की बैठक में हमारे चारों संगठन के साथियों ने मिलकर, हम लोगों ने पहली बार मैनेजमेंट से लिखित में पीएलआई करके एक करवाया है, जो परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव के नाम पे है। बोनस इसे नहीं जी, बोलेंगे, अपन इसको इंसेंटिव करके देने के लिए कामगारों का तय कराया गया। अब ऑफिशियली जी, तो तय हो गया, उसका आईआई भी आ गया और ये भी हो गया कि भाई दीपावली के पहले दे दिया जाएगा और अगर जो कुछ लोग नहीं दे पाएँगे तो दीपावली के बाद में दे देंगे। लेकिन मेरी अभी अच्छा, जानकारी में है कि 95% लोगों ने पूरे कोल इंडिया के कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ने एक कामगारों को दिया ही नहीं है। अब उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, क्योंकि मैं जिस अभी कंपनी में तक हूँ मतलब आज के डेट में भी 95% को नहीं मिला, आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला है, क्योंकि जो अच्छा, बोल रहे हैं दिया है वो भी झूठ बोल रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि मैं दूसरी जगह की क्या बात करूँ, एनसीएल गया था, वहाँ का जानकारी लेके आया था मैं और अपनी जिस हुँ, डब्ल्यूसीएल में मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पर भी हुँ, मैं बात कर रहा था तो मुझे सब यही बता रहे कि नहीं ऑलरेडी हमने 8.33 सैलरी के साथ जोड़ के दे रहे थे, इसलिए अभी बोनस देने की ज़रूरत नहीं। जबकि मैंने उनको फिर कागज़ों में दिखाया कि आप गलत बोल रहे हो, बोनस का देने हुँ, का सवाल ही नहीं है। तो वो कागजी कार्रवाई में उन लोगों ने धोखा करके रखा है और उसको वो रिइंबर्समेंट करने के चक्कर में थे कि जो हम लोगों ने पीएलआई कराया है सैंक्शन, हुँ, उसको वो लोग चाहते थे कि वो जो पुराना गलत तरीके से भरा हुआ पेपर जो रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, उसपे वो वापस अपना रिइंबर्समेंट कराना चाहते थे ठेकेदार और कुछ अधिकारी लोग मिलके। जिस पे मैं लगातार ये बातचीत किया, जब अधिकारी लोग मुझसे नहीं माने, तो मैंने बोला ठीक है, मैं स्पॉट पे जाके अगर सभी लोगों का देखने लगाता हूँ। तो आपने देखा होगा कि डब्ल्यूसीएल के मैं कई एरिया में, कई खदानों में लगातार जी, जी, गया हूँ और कामगारों से डायरेक्ट पूछा हूँ, वहाँ का रिकॉर्ड निकाल कर सब चेक किया हूँ। तो मुझे पता चला कि मैं जहाँ पे भी जहाँ मैं रहता हूँ, उसके आस-पास के 2-3 ठेकेदारों से ही हमने पैसा दिला पाए हैं और एक आध जगह और है। यानी पूरे डब्ल्यूसीएल में अभी तक के सिर्फ 3 या 4 ठेकेदार हैं जिन्होंने पैसा दिया है। हुँ, लगभग हमारे यहाँ पे 2000 से लगभग कामगारों को हम लोग पैसा दिला पाए हैं बोनस के नाम पे जो अच्छा, पीएलआई है। बाकी किसी को नहीं हुँ, दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, जब हमारे डब्ल्यूसीएल में नहीं है तो दूसरी जगह देने का तो सवाल ही नहीं जमता है। क्योंकि दूसरी जगह तो ना तो सैलरी का पता है लोगों का, एचपीसी का और ना ही कोई हिसाब है। तो इसलिए मुझे अच्छा, लगता है कि कहीं न कहीं हम कामगारों के साथ में और जो एक लोगों का विश्वास है, उनको हम लोग छोड़ते जा रहे हैं दो और कामगारों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। लेकिन ये दिल मेरा नहीं माना, इसलिए मैं खुद जाकर लोगों से बातचीत किया हूँ और अधिकारियों से बोला, क्योंकि ये मेरी लड़ाई व्यक्तिगत तो किसी की है नहीं। ये भई जी, जिसको अगर कोल इंडिया ने सैंक्शन किया है, ठेकेदार लोग को अगर ना वो पैसा दे देंगे, तो वो ठेकेदारों को पैसा कोल इंडिया देगी, यानी हर कंपनी जी, देगी सब्सिडी। तो यही इसमें तो किसी का एग्रीमेंट क्या में लिखा भी लेना-देना है? हुआ था। हाँ, तो हुँ, इसमें तो किसी का भी नुकसान नहीं होना है। तो फिर इसमें जी। धोखा देना या नहीं देने का क्या मतलब है? लेकिन नहीं मान तो रहे थे, क्या तो इसलिए ये ये मुद्दा को लेकर के आप इस बार जो स्टैंडर्डाइजेशन कमिटी का मीटिंग होगा, क्या ये मुद्दा रहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो 100% रहेगा। मैं बाकायदा हुँ, रिकॉर्ड के साथ में रखा हूँ। अगर मुझसे कोई हुँ, बोलेगा कि भई हमने दिया है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल, इसकी एक कमिटी मैं तो अभी एक डिमांड करने वाला हूँ कि कोल इंडिया के हुँ, अधिकारी और हम लोगों को जेबीसीसीआई के जो हमारे स्टरलाइजेशन कमिटी के मेंबर हैं, इनके साथ एक हुँ, कमिटी बना दी जाए और ये क हुँ, कमिटी जॉइंट में हर कंपनी में जाकर सर्वे कर लें कि कहाँ बोनस दिया हुँ, गया है, नहीं दिया गया है, ये लोगों तक कन्फर्म कर लिया जाए। क्योंकि बातों से तो अच्छा, कुछ होगा नहीं। इसलिए जाकर अच्छा, स्पॉट पे, जैसे मैं डब्ल्यूसीएल में इतनी मेहनत किया हूँ, या एनसीएल में भी गया था, वहाँ पर भी पता करके आया हूँ। बाकी जगह भी जी, पता करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कमिटी बनाने के लिए अगर सभी लोग राज़ी होंगे और कमिटी हुँ, बनेगी,
तो मैं बिल्कुल जहाँ हुँ। बोलेंगे मैं वहाँ जाऊँगा, पूरी कंपनी में जाने के लिए तैयार हूँ। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो स्टैंडर्डाइजेशन कमिटी का जो पिछले बार मीटिंग हुआ, जिसमें कई सारे मुद्दे अच्छे-अच्छे निकल के आए थे, जिसपे मैनेजमेंट की तरफ से उसके बाद ना कोई चिट्ठी आया, ना आया ही आया। कि इसके एक एक ऐसे ही मुद्दा है जो कहा गया था कि हायर ग्रेड का लड़का ग्रेजुएट, डिप्लोमा, डिग्री वाले लड़के को 1 साल अगर उनका हो जाए, तो क्लर्क में एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले 14 नवंबर को ईसीएल में क्लर्क ग्रेड 3 का 160 पोस्ट निकाला गया, जिसमें जिस डेट में चिट्ठी निकला उस डेट में 3 साल का नौकरी मांग रहे हैं। जो जो हमसे कई बार पूछे कि आप तो मीटिंग इंटरव्यू किए थे शिव कुमार भैया के साथ। उन्होंने तो कहा था कि 1 साल में जिनका हो जाएगा वो क्लर्क में भर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्या है इसका कारण भैया? देखिए ऐसा है कि अब हम लोगों का सबसे बड़ा यही दुर्भाग्य है, एक तो मीटिंग हुँ, में हम लोग पहले मैनेजमेंट से एग्री नहीं करा पाते हैं। कैसे भी करके अगर कोई चीज़ तय करा लेते हैं, तो उसके लिए फिर हुँ, इम्प्लीमेंट करने के लिए आईआई जो भेजना चाहिए, वो कंपनी हुँ, समय पे नहीं भेजती है, जिसके कारण ये सब समस्या आती है। ये तय हुँ, तो हो गया, अपना पक्ष रख दिया गया था, हम लोगों ने बोला, मैनेजमेंट ने उस पे एग्री कर लिया था, लेकिन उसका आईआई नहीं निकला, इसलिए ये नहीं हो पाया है था। इस बार अभी जो मीटिंग रहेगी उसमें मैं बिल्कुल उसमें बात करूँगा कि अभी ऑलरेडी इस पे तय हुआ था, तो इसको एक आईआई इमीडिएटली इसको भेजना चाहिए। क्या एक आईआई निकलने में 10 महीना लग सकता है? अगर आप हाँ, बोलूँगा तो थोड़ा-सा अपने आप में हमारे संगठन के साथियों का भी और मैनेजमेंट दोनों के लिए एक अच्छी बात नहीं रहेगी। आप देख लीजिए, नौवें वेज बोर्ड में हम लोगों ने ऑफ़िशियली तय करवाया हुआ है, जेबीसीसीआई के इसमें, कि जितने पढ़े-लिखे लोग हैं, उनके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जी, उनको रोज़गार दिया जी, जाएगा। और वो जी, नौवें वेज बोर्ड से 11वाँ हो गया है, 10 साल से भी ज़्यादा हो गया है। क्या आज तक हम जी। लागू करा पाए हैं कहीं? और कोई नहीं। बोलने वाला है? कोई पूछने वाला है? हमने अपनी कंपनी में लागू कराया उसको, लेकिन उसमें भी वो ऑफ़िशियली उनको कहीं पे भी हम लोग, क्योंकि मेन पावर बजट के इसमें व्यवस्था रहती है, तो ही हम करा पाते हैं, बाकी नहीं तो नहीं हो सकता। लेकिन टेक्निकली सिलेक्शन करने के लिए जो है, वो कोल इंडिया से अभी तक के ऑर्डर नहीं निकला। अगर वो ऑर्डर निकल जाता, तो पूरे कोल इंडिया के जितने बच्चे पढ़े-लिखे हैं, सबका भविष्य उज्ज्वल हो गया रहता। लेकिन अब 9वें वेज बोर्ड का आज तक के नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया। ऐसे कई मुद्दे हैं, जिस पे मैं बोल सकता हूँ और लोग लगातार बोलते हैं। देखिए, जो कामगारों के बीच में रहता है, उसको जानकारी तो हर चीज़ की रहती है। ऐसा नहीं कि हमारे हुँ, नेता लोग, बाकी भी संगठन के नेता लोग या हमारे नेता लोग को जानकारी नहीं है। अब वो बोल नहीं जी। रहे हैं या बोल रहे हैं तो सुन नहीं रही है मैनेजमेंट, अब जो भी कारण होगा। लेकिन मेरे हुँ, नज़रों में वो गलत है और बिल्कुल गलत है। हुँ। इसको मेरे को नहीं लगता है कि ये वो रुकना चाहिए था, ये कर देना चाहिए था। तो क्या मैन पावर बजट जब तैयार होता है, मैन पावर बजट कब तैयार होता है, कब वो पास हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। क्या हर चीज़ में यूनियन के जब भागीदारी है, सेफ्टी से लेके, वेलफेयर से लेके, हाउसिंग से लेके, जेसीसी तक, यूनिट लेवल में, एरिया लेवल में, क्या मैन पावर बजट तैयार करते वक़्त यूनियन रिप्रेजेंटेटिव को रहना नहीं चाहिए उस कमिटी में? मैन पावर बजट का क्या कमिटी बनना नहीं चाहिए? जो एकदम ऊपर तक, एकदम जैसे नीचे से ऊपर तक लेवल में हर एक यूनियन का एक सदस्य कम से कम रहे, ताकि पता चले कि मैन पावर बजट क्या बन रहा है और क्या सही बन रहा है, क्या गलत बन रहा है। बिल्कुल, आपने जो बोला मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन अब ये तो बाकी भी नेताओं को सोचने वाली बात है कि वो क्यों नहीं बोलते हैं। आप देख लीजिए, हुँ, 2018-19 में मैंने ऑलरेडी डब्ल्यूसीएल में स्टीयरिंग कमिटी मेंबर के नाते मैं डब्ल्यूसीएल के सीएमडी साहब से तय कराया था कि हुँ। हमारे इसमें जब मेन पावर बजट के लिए प्रपोज़ किया जाएगा, प्रपोज़ करने के लिए यूनिट लेवल से होता है, वो आपको भी मालूम है। जी, 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 यूनिट जी, लेवल पे जब अगर मेन पावर बजट के लिए प्रपोज़ करेंगे, उस समय सभी संगठन का एक-एक सदस्य मैनेजर जी, लेवल पे पहले वो साइन करेगा, कन्फर्म कर लेगा जी, कि भई किसी का छूट तो नहीं रहा है, कोई ऐसी पोस्ट है जो इसको छोड़ा तो नहीं जा रहा है और जिसकी रिक्वायरमेंट है वो है कि नहीं, ये देख लेगा। और जब चारों संगठन के लोग उस पे साइन करेंगे, उसके बाद में वो सब एरिया लेवल पे जाएगा और एरिया लेवल पे भी जेसीसी उस पे साइन करेगी और हेडक्वार्टर लेवल पे कंपनी पे स्टीयरिंग कमिटी को दिखाया जाएगा। उसके बाद में वो मेन पावर बजट को फाइनल किया जाएगा। तो जिसमें हुँ, हुँ, 2019 में तो ऑफिशियली ऑर्डर हुआ डब्ल्यूसीएल में, उसके बाद से हुँ, फिर कोरोना काल के कारण बहाना करके इन लोगों ने रोक दिया, अभी तक के नहीं हुआ था। अभी जस्ट पिछले बार में भी हम लोगों ने अभी 5 महीने पहले भी स्टीयरिंग कमिटी की मीटिंग में मैंने फिर से इस मुद्दे को उठाया था, जिस पे सीएमडी हुँ, साहब एग्री किए हैं। लेकिन ये हुँ, 100% ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। उसके पीछे कारण ये है कि अधिकारी कभी नहीं चाहेंगे कि ट्रेड यूनियन कहीं इन्वॉल्व हो। अब उसके लिए हम सभी संगठन के लोग एक साथ मिलकर अगर ये आवाज को उठाएँ, तभी जाकर इसका रास्ता निकल सकता है। आपकी जो क्या बात है बिल्कुल। स्टैंडर्डाइज़ेशन में इसका आवाज़ उठा सकते हैं आप लोग? देखिए, मैं तो आप देखते हैं मैं कोशिश पूरी करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि अभी अपने पूरे साथी जितने हैं,
वो सहयोग करें, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। भैया, एनसीडब्ल्यू 11 जब साइन हुआ, उसमें आश्रितों का परिभाषा जब चेंज किया गया, जब ये बताया गया कि विधवा से लेके किसी का बेटी है, एकमात्र बेटी या दो बेटी है, जिसका शादी हो चुका है, उनको भी नौकरी दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था एनसीडब्ल्यू 11 में। लेकिन क्या उस एनसीडब्ल्यू 11 जो 20/5/2023 को साइन हुआ है, उससे पहले का कोई केस हो रहा है क्या सीआईएल में? नहीं, नहीं हो रहा है, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा आपने जो क्वेश्चन किया है। अब आपको पता हम्म। होगा कि ये तो मैं जेबीसीसीआई का जब सदस्य बना था, तो ये मैंने जी। सबके सामने पब्लिकली बोला था कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता अगर कोई विषय पे रहेगी तो यही रहेगी कि जो महिलाओं को, जो हमारी बहन-बेटियाँ हैं, कामगारों के इसमें जो रोज़गार के लिए वंचित हैं, उनको हम लोग हम्म। रोज़गार दिलाने का, चाहे वो आश्रित के रूप में लाइफ रोस्टर में रखने की बात हो, शादीशुदा लड़की की बात हो, अपनी हम्म। विधवा लड़की की बात हो, या तलाकशुदा हम्म। बच्ची की बात हो, या हमारी हम्म। बहू की बात हो, ऐसा सभी मामले में उन्हें सभी। रोज़गार देना चाहिए। लेकिन आपका सबके सहयोग से जेबीसीसीआई में तो हम लोग तय करा पाए। उसमें जब हम्म। उसका ऑर्डर आया, आईआईबी जो निकला, तो आप उसमें देखेंगे उसमें कहीं पे भी डेट का मेंशन नहीं किया गया था। ये पेंशन पहली नहीं बार है। होगा, हम्म। पहली बार होगा कि उसमें डेट का मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन कई अधिकारियों को ज़रा पेट में दर्द हुआ, क्योंकि मालूम नहीं शायद उनको क्यों दर्द हुआ मुझे नहीं समझ में आ रहा। जबकि हमारी बातचीत हुई थी कि जितने भी कोर्ट में केसेस हैं, या जिन लोगों ने पेंडिंग है यानी कोर्ट में, वो सभी लोगों का, और जिन लोगों ने एप्लीकेशन किया हुआ था और बिना कारण उनको जो हम लोग ने रिग्रेट करके रखा था, ऐसे सभी लोगों का कंसीडर करने के लिए। वो चाहे जी। 2 साल, 5 साल, 6 साल जो भी टाइमिंग होगा, उन सबको कंसीडर करने के लिए। इस कारण से वो डेट नहीं डाली गई थी। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली कि बाद में डब्ल्यूसीएल में एक डीपी मीट हुआ था। डीपी मीट में हम्म। उसमें निर्णय ले लिया गया कि वो जिस डेट से आईआई आया है, वो डेट से इम्प्लीमेंट होगा, उससे पहले वाले केसेस को वो लोग नहीं कंसीडर करेंगे। जबकि वो मेरा उस पे बहुत बड़ी आपत्ति है। मैं पूरी तरह से आप देखेंगे मेरे एजेंडे में वो बिल्कुल मुद्दा है, और मैं अपने सभी वरिष्ठ नेताओं से और साथियों से, बिल्कुल जो मेरे साथी हैं, मीटिंग में बैठेंगे, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपके माध्यम से कि ये एक हम्म। मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है। वो ये हम्म। सामूहिक मामला है, इसमें ज़रूर सब लोगों ने मिलकर मदद करना चाहिए कि भई जितने केसेस में जिन बच्चियों ने, हम्म। के परिवार के लोगों ने ये बच्चियों के लिए अप्लाई किया था, और जिन हम्म। लोगों का कोर्ट में केसेस है, ऐसे सभी केसेस को कंसीडर करना चाहिए। पूरा सोशल मीडिया में एक आवाज बार बार उठ रहा है पिछले 10 सालों से कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जो फैसला लिया जाता है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाता है, कि क्यों नहीं ये सब मीटिंग को लाइव किया जाए? क्या इस पे आप सहमति जताएंगे? बिल्कुल, मेरी तो बिल्कुल सहमति रहेगी, मुझे कोई डर नहीं, मैं तो जो अंदर बोलता हूँ वही बाहर बोलता हूँ, और जो बाहर बोलता हूँ वही अंदर बोलता हूँ। अगर आप लोगों के माध्यम से अगर वो करती है और मैनेजमेंट करना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं पहला व्यक्ति रहूँगा जो सहयोग करने के लिए तैयार रहूँगा, बिल्कुल लाइव करना चाहिए। मुझे भी मालूम बहुत रहना बहुत चाहिए और धन्यवाद। कामगार को भी मालूम रहना चाहिए कि कौन-सा नेता उनके बारे में कितना अच्छा बोलता है या विरोध में बोलता है, या सिर्फ़ बातें बाहर अच्छी-अच्छी करता है। जैसे मैं बाहर बहुत बोल रहा हूँ, अंदर क्या बोलता हूँ वो कम से कम लोगों को मालूम तो रहना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जब लोकसभा में, जब पूरे देश का जो संविधान जी 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 में जी। कुछ कर सकते हैं, हम लोग हम्म। परिवर्तन कर सकते हैं जिस लोकसभा में, उस लोकसभा की हम्म। हर बात लोगों को हम्म। पता है, और खुलेआम हम्म। जानकारी में रहता है। देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति के द्वारा जो भी बोला जाता है, वो आम जनता को डायरेक्ट सुनने में और देखने को मिलता है। तो हम लोग तो हम्म। कहीं बाहर नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए। विधानसभा, लोकसभा जिस तरह है, उस तरह हमारा भी होना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। लास्ट स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी मीटिंग में एक फैसला और हुआ था कि कैटेगरी 1 के बेसिक के नीचे अगर किसी आश्रितों का पेंशन है, उनको मेडिकल सुविधाएं कोल इंडिया देगी। अभी तो बिल्कुल, 10,000 का जो बिल्कुल, लिमिट वो है, तो तय क्या हुआ उसके था। ऊपर कोई हमारा ये लेकर बात आएगा? हुआ था कि जो उसकी सीलिंग है 10,000 की, उसको कैंसल कर हम्म। दिया जाए, सीलिंग रखा ना जाए, ये हमारी डिमांड थी। और अभी हम्म। मैनेजमेंट ने बोला था कि इसमें हम लोग कुछ बात करके निर्णय लेंगे, लेकिन लिए नहीं है। आप देख लीजिए मेरे हम्म। इस एजेंडे में वो है, बिल्कुल है। पिछले बार भी मैंने इस मामले को उठाया था, इस बार भी उस पे बिल्कुल बात करूँगा कि बिल्कुल कोई भी हालत में कम से कम कैटेगरी 1 का जो बेसिक है, वहाँ तक के तो कोई अगर किसी को पेंशन मिलता है, यानी हम्म। 40,000 रुपए तक पेंशन किसी को मिलता है, तो उसको मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। उससे मैं तो चाहूँगा कि पहले तो पाबंदी ना लगे, और अगर पाबंदी हाँ। लगती भी है तो लिमिट जो है वो 10,000 के बदले 40,000 की हो। 40,000 रुपए तक के जिसका पेंशन मिल रहा है, हम्म। उसे मेडिकल हम्म। सुविधा मिलनी चाहिए। भैया, अ,
क्वार्टरली स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी मीटिंग होने का बात हो रहा था, लेकिन अभी तो देखा जा रहा है कि साल में 1 ही 2 ही हो रहा है। क्या आप लोग इस पे जोर देंगे कि बिल्कुल मीटिंग को और बातचीत हुई जल्दी-जल्दी है, किया जाए? लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि हर 3 महीने में मीटिंग करेंगे। अब हुँ, मैनेजमेंट का कुछ न कुछ कारण रहता है। अब वो जो भी है, हुँ, इस बार हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि सभी साथियों के साथ बात करके उसको हर 3 महीने में बैठक करवाई जाए, क्योंकि ये महत्व की कमेटी है, क्योंकि इसमें हुँ, कई हज़ारों कामगारों के मुद्दे इसमें प्रलंबित हैं। इसलिए अगर ये हुँ, बैठक होगी तो जल्द से जल्द हम लोग लोगों का निपटारा करा सकते हैं, क्योंकि 1 दिन की बैठक, और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी है, देखिए इतने महीनों बाद बैठक भी होने जा रही है, तो उसमें भी हुँ, 2 मीटिंग रख दिया है। पहले फर्स्ट इसमें सीपीआरएमएस की मीटिंग है, सेकंड में हुँ। हमारा स्टरलाइजेशन कमेटी की मीटिंग है। यानी सिर्फ स्टार्ट होने के पहले हम खत्म होने की कहानी चालू हो जाएगी। अब ठीक है, ये जो भी दोनों है मीटिंग बेहतर रायपुर है। में रखा गया है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में? हाँ, बताइए अब इससे, यानी सीएमपीएफ की भी रायपुर में पहले फर्स्ट हाफ में है, हुँ, और सॉरी सीएमपीएफ बोल रहा हूँ, माफ करिएगा, सीपीएम में सीपीआरएमएस। से बोले। हाँ, हुँ। तो वो उसके लिए अच्छा भैया ये तो हो गया पिछले कुछ मुद्दा जो हम चाहते थे कि दर्शक को क्लियर हो जाए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कुछ नया मुद्दा आप जोड़ेंगे इसके साथ इस बार? बिल्कुल आप देख लीजिए, मैं फ़ेसबुक में मेरा डला हुआ हुँ। है, मैं 7 पॉइंट के मुद्दे पे डिस्कशन करने के लिए पूरी तरह से मैं तैयारी करके रखा हूँ। 7 मुद्दे सॉरी हैं। भैया मैं देख नहीं पाया हूँ, मैं इस इंटरव्यू के बाद देख लूँगा इस पे। लेकिन आप बस वो बताइए प्लीज़। सातों, अभी वो सातों मुद्दों को एक लाइन से अपने को चेक हुँ, करके अगर देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या तो फिर मुझे थोड़ा-सा समय दे देंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है भैया, अब ज़रूर समय तो है पूरा हम लोग के पास। जी, जी, जी। हमने 940 बोर्ड नहीं हो रहा है, वो डिमांड थी। वो यानी हुँ, उसको खत्म भी नहीं किया गया है, और हुँ, लागू भी नहीं है। हुँ, बात ये है कि भई जो खत्म नहीं किया गया है, तो उसका बोर्ड हुँ, करवाया जाए। लेकिन हुँ, उसपे मंत्री महोदय जी ने बता दिया कि हम लोग स्पेशल लीव दे रहे हैं। जो लोग बीमार हुँ, हैं उनका मेडिकल के इस पे स्पेशल लीव दे रहे हैं। अब हुँ, हुँ, स्पेशल लीव और हुँ। मेडिकल 940 2 तो अलग-अलग बात है ना। उसको उन्होंने एक जी, साथ क्लब कर दिया। हाँ। तो वही अनफिट इसलिए कि उन्होंने बोर्ड ही नहीं किया, तो अनफिट और फिट का क्या मामला है? जब जी, बोर्ड जी, ही जी, नहीं जी। किया, 2018 के बाद से पूरे हाँ। हिंदुस्तान में कहीं पर भी बोर्ड नहीं किया गया। कोई आंकड़ा है आप लोग के पास कि कितना बीमार ऐसे हमले एम्प्लॉयी हैं जो ड्यूटी नहीं कर सकते हैं और उनका आश्रितों को दिया जाए? कोई आंकड़ा है कम से यूनियन के पास? कम से कम 5,000 लोग होंगे पूरे कोल इंडिया में। 5,000 कम फैमिली से अभी कम। ऐसे सफ़र कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल होंगे। अच्छा भैया वो एक एक 2017 वाला ग्रेच्युइटी में भी कोई आगे बढ़ पाए हैं क्या हम लोग कोई मीटिंग में? वो देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं, तो वो बोलते हुँ, हैं कि ये मामला भारत सरकार के अंतर्गत है। इसको हुँ, लोकसभा में और वो मंत्री जी के साथ में बात करना है। बात को घुमा हुँ, दिया जाता है, और हुँ, उसके लिए कि जब तक के पूरे संगठन के लोग एक साथ मिल के सामूहिक हुँ। मंत्री महोदय जी के साथ में बैठक करके कोई कठोर निर्णय नहीं लेंगे, जब तक कि इसमें कोई रास्ता नहीं निकलेगा। क्या क्या एचएमएस अलग से या फिर आप नाथूलाल जी हो गए या फिर जितने भी सीनियर नेता हैं, क्या आप सब एक बार कोल मिनिस्टर से इसके बारे में भेंट करके बात नहीं कर सकते हैं क्या? आप हमारे वरिष्ठ नेताओं से आगे रहकर करने के लिए लगा दीजिए, मैं तो बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ में हर लेवल पे काम करने को तैयार हूँ। लेकिन नेताओं को आप करवा दीजिए। मैं नहीं करा पा रहा हूँ, मैं शायद उनको क्या बोलते हैं, नहीं, मैं उनकी, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं करा पा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि एक सामूहिक प्रयास नहीं, एचएमएस की तरफ से भी पहल मैं हो। बिल्कुल देखिए, उम्र में भी छोटा हूँ, अनुभव में जी, भी छोटा हूँ। मैं उनसे, जी। आप जैसा बोलेंगे आप लोग, अगर हमारे वरिष्ठ नेता मुझे जैसा बोलेंगे, मैं उनके साथ में खड़े रहने के लिए तैयार हूँ, संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। वो जो बोलेंगे हम उनके साथ में बिल्कुल ईमानदारी से मैं खड़ा हूँ। लेकिन जनरल मज़दूर हज़ारों की संख्या में पूरा कोल इंडिया में है। कैटेगरी 1 में अभी भी है, उनका रेगुलाइज़ेशन नहीं हो रहा है, उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है या फिर मान लीजिए उनको कोई कैटेगरी 1 का पैसा तो मिल रहा है लेकिन हायर ग्रेड का काम कराया जा रहा है। तो इसके ऊपर क्या स्टैंडर्डाइज़ेशन मीटिंग में इस बार कुछ बातचीत हो कोशिश सकता है? करूँ, देखिए आप जितनी भी बातें बोल रहे हैं, मुझे सब मालूम है, लेकिन मजबूरी ये है कि 4-5 घंटे की मीटिंग में आप क्या-क्या करा लेंगे? और अच्छा। सुनने वाला कौन है आपकी? देखिए, इस ज़माने में एक हुँ, कहावत है ना, जिसको बोला जाता हुँ, है, बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ भी दूध नहीं पिलाती है। अच्छा। तो भई इस मैनेजमेंट से काम कराना हुँ, है, तो हम चारों हुँ, संगठन के नेता एक सुर पे बोलेंगे और किसी निर्णय तक पहुँचने तक अड़े रहेंगे, तब जाके हमारा कुछ हो पाएगा। हुँ। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि चारों यूनियन एक ही सुर में गाएँ और चारों यूनियन ऐसा कुछ करे कि ताकि जो विलंबित मुद्दे हैं,
वो जल्द से जल्द क्लियर हो। और आपसे तो पूरा हम लोग आशा करते हैं कि चलिए शिव कुमार यादव भैया हैं तो उनके नहीं, आवाज यही कहीं न ये कहीं बहुत दूर तक पहुँच यही जाएगा। एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण हम लोग एक नहीं हो पा रहे। क्या आप आप लोग कृपया करके मेरा नाम लेना बंद कर दें, मेरा नाम लेना बंद करा दें कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं सबसे यानी कमज़ोर हूँ, सबसे ज़्यादा मैं किसी कोई कामगार के हित में बात नहीं करता हूँ, मैं सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। बस ये बोलकर मुझे आप करेंगे तो ज़रूर कुछ भला हो जाएगा। कृपया करके कामगारों के हित के लिए सब लोग मिलकर एक साथ काम करें, ये ज़्यादा महत्व का है। लेकिन जो भी है फिर भी हम लोग जितने भी हम लोग जितने भी वर्कर हैं सीआईएल के, ये हम लोग हमेशा चाहेंगे कि 4-5 जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, उन पे उनके साथ यूनिटी बना रहे और मैनेजमेंट के साथ एक साथ लड़े, एक साथ अपना हक अदा करे, यही हम लोग चाहेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि इसमें शिव कुमार भैया भी कहीं अलग नहीं है और कोई और नेता भी हम लोग के नज़र में अलग नहीं है। बस सब साथ मिलके काम करें, यही हम लोग चाहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके। और 2 दिन बाद ही तो हम लोग का स्टैंडर्ड कमेटी मीटिंग है, उसका भी बाद में हम लोग मीटिंग के बाद भी आपके साथ एक इंटरव्यू करना चाहेंगे अगर आप चाहें तो। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, आपका पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद। कम से कम आपके माध्यम से सभी कामगार तक मैं पहुँच पाता हूँ और हुँ, उनकी बातें मेरे को जानकारी में आती है और उन्हीं लोगों के आशीर्वाद, सहयोग से ही तो मैं इतनी सब बातें और सब पक्ष रख पा रहा हूँ। कोई मैं हर जगह तो नहीं पहुँच पाता हूँ, लेकिन वहाँ पे आपके माध्यम से जो जानकारी मिलती है, यानी आप मतलब कामगारों की, आपका इंटरव्यू जी, उसमें जी, जो हुआ है और वो जो चलता जी। है, उसके कारण जो हुँ, कामगार मुझे डायरेक्ट फ़ोन करते हैं, अपने यहाँ की समस्या बताते हैं, वो सब जानकारी रख जी, कर ही तो मैं करता हूँ। तो इसके लिए तो पहले तो आपका ही बहुत-बहुत धन्यवाद कि कम से कम हमारे कामगार भाइयों को आप जागृत करवा के रखे हैं, उनको उत्साहित तौर पे रखा है कि भई वो अपना अधिकार, अपना हक समझें और हम लोग ट्रेड यूनियन लीडर उनके द्वारा बनाए हुए हैं, हम ज़बरदस्ती के इस पे तो नहीं है ना, हम अपने इससे जी, नहीं, अगर हमारे साथ कामगार नहीं है तो हम नेता कैसे रहेंगे? तो कामगार है जी, तो नेता है। तो इसलिए हमारे कामगार भाइयों के ही आशीर्वाद से हम नेतागिरी में आगे हैं और मैं खुद भी कामगार हो गया हूँ, तो मुझे अब कहीं ये संकोच नहीं है कि मैं अगर अपने कामगार भाइयों के लिए जितना हो सकेगा कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ तो करूँ, ठीक है, प्रयास कर रहा हूँ, सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी ये तो कुदरत के हाथ में है, लेकिन मेरे प्रयास में कोई कोशिश कमी नहीं रहेगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से सहयोग आप लोग का बना रहे। मैं बिल्कुल कोशिश करते रहूँगा और अपने किसी भी कामगार भाइयों को जो मेरे से अपेक्षाएँ हैं, मैं उसमें खरा उतरने की हमेशा कोशिश करते रहूँगा। उसके लिए मेरा क्या नुकसान होगा, मैं उसकी कोई परवाह नहीं करता हूँ। बिल्कुल मैं कामगारों के साथ में ईमानदारी से खड़ा हूँ और उनके हर सुख-दुःख में उनका सहयोगी बनना चाहता हूँ कि कुदरत ने मुझे वो आशीर्वाद दिया है, तो मैं ज़रूर उस पे आगे बढ़ूँगा और उस पे आगे काम करते रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। गुड जी। नाइट।